4 दिसंबर को देहरादून में रैली होने जा रही है। राज्य सरकार ने परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के साथ भी इस बारे में मंत्रणा की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2019 में श्राइन बोर्ड की तर्ज पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला लिया। सरकार ने सदन से विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया। इसे लेकर सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि तीर्थ धामों में जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है, तीर्थ यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, उससे तीर्थ यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था के लिए श्राइन बोर्ड की तरह एक बोर्ड बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। इससे तीर्थ धामों की व्यवस्था भी अच्छी होगी और इसी को लेकर कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्रियों की सुविधाओं के लिए अवस्थापना का विकास होगा। लेकिन चार धामों के पुरोहित पुजारियों ने इसका विरोध किया। पुरोहित पुजारियों ने कहा कि सरकार का ये कदम हक हकूकधारियों और तीर्थ पुरोहितों के हितों के विपरीत है। इससे मंदिरों की परंपरा पर भी असर पड़ रहा है। उनका ये भी कहना था कि राज्य सरकार ने इतने बड़े फैसले को लेने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया, उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन तब राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और इसके लिए सदन में विधेयक पारित कर अधिनियम बनाया गया। प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने भी जन भावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड फैसले लेने की बात कही थी, लेकिन उनके कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। फिर नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की। अब राज्य सरकार ने बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया है। निश्चित ही इससे पुरोहित पुजारियों और हक हकूकधारियों में खुशी का माहौल है। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी। 5 दिसंबर 2019 में सदन से देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित हुआ। 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन। 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। 15 अगस्त 2021 को सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाने की घोषणा की। 30 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों में से 9 सदस्य नामित किए। 25 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 27 नवंबर 2021 को तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। 28 नवंबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। 29 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए राजस्थान जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान शाह भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रात बिताएंगे। शाह 4 से 5 दिसंबर के बीच राजस्थान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बीएसएफ कर्मियों के साथ रहेंगे। इतना ही नहीं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले समारोह में भी शिरकत करेंगे। गृह मंत्री 4 दिसंबर को जैसलमेर भी जाएंगे और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। शाह की जैसलमेर यात्रा पहली बार वहां मनाए जा रहे बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह के तहत हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57वां स्थापना दिवस इस बार दिल्ली से बाहर जैसलमेर में आयोजित होने जा रहा है।
बिहार विधानसभा परिसर से एक ऐसी खबर सामने आई जो दिन भर सुर्खियों में रही। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने पर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। दरअसल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें मिली। वहां उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विधानसभा की सुरक्षा इतनी कड़ी है, तब शराब की बोतलें मिलना साफ करता है कि बिहार राज्य में शराबबंदी नाकाम है। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। सीएम के चैम्बर से मात्र चंद कदम की दूरी पर विभिन्न ब्रांड की शराब ही उपलब्ध है। कड़ी सुरक्षा के बीच चालू सत्र में ही विधानसभा में शराब मिल रही है। शेष बिहार की आप बस कल्पना कीजिए, शर्मनाक। वहीं अब इस मामले में सफाई देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विधानसभा में शराब की बोतलें मिलने की हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। एक एक चीज की गंभीरता से जांच की जाएगी। वहीं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि खाली बोतलें मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मामले में जांच जरूर होगी। कहां से निकलेगा वो अलग बात, लेकिन अभी तो यहीं से निकला है। अब हो गए, इसकी जांच हम लोग करवा देंगे। कोई गंभीर नहीं है। क्या जांच होगी? जांच क्या होगी? इसमें क्या जांच होगी? किस पे होगी कार्रवाई? कि किस पे? सिपाही पे निलंबित कीजिएगा सिपाही को, और डीजीपी को और मंत्री लोग को, भाई को बचाइएगा। किसी पे कार्रवाई नहीं कीजिएगा। प्रभारी मंत्री सामान्य छोटा मछली को आप मारिएगा। से पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे। अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है। अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई शराब नहीं पी रहा था। कोई अगर लाके कोई बोतल रख दिया है तो रख दिया, उस पर छानबीन होगी, कार्रवाई होगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हव्वक बनाने की जरूरत नहीं है, सख्त बनाने की जरूरत है। शराब नहीं पीने देना है, शराब के संचालन नहीं होना है, इस पर सरकार पहल कर रही है। इसको हव्वक बना के, इसको उपहास उड़ा के और इसको हल्का करने की जरूरत नहीं। साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया भर के होश उड़ा दिए हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का अब तक का सबसे अधिक म्यूटेशन करने वाला वेरिएंट माना जा रहा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे डरावना बता रहे हैं। इस वेरिएंट को भारत में दूसरी लहर और दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की वजह से बने डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा म्यूटेशन और तेजी से फैलने वाला करार दिया गया, क्योंकि ओमिक्रॉन ऐसे लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया गहरी चिंता में है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने आनन फानन में अफ्रीका की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी, जिससे कि इस वेरिएंट को लेकर दहशत बनी हुई है। WHO ने ओमिक्रॉन को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी के साथ फैलने वाला बताया है। इस लिहाज से वायरस के बहुत तेजी के साथ लोगों को संक्रमित करने की आशंका भी पैदा हो गई है। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ने की आशंका से शेयर मार्केट भी तेजी के साथ गिरने लगे हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ी चिंता के बीच एक दूसरा पहलू ये भी है, वो ये कि जिस अफ्रीका से नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई है, वहाँ पिछले 2 महीने से नए मरीजों और मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है कि अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट 2 महीने से मौजूद है। तब से अब तक ये 45 बार अपना रूप बदल चुका है। इसके बावजूद मौतों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। ओमिक्रॉन को बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। क्या है इसकी हकीकत? ये खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसके करीब 50 म्यूटेशंस है, जबकि पहले आए वेरिएंट्स जैसे एप्सिलॉन, अल्फा,
गामा, डेल्टा में इतने म्यूटेशंस नहीं पाए गए थे। किसी में भी म्यूटेशन इतनी तेजी से नहीं बन रहे थे। स्पाइक प्रोटीन यानी कि कोरोना वायरस की जो लाइन बाहर की तरफ निकली होती है, उसमें ही तकरीबन उसी में ही 30 म्यूटेशंस होते हैं और ह्यूमन ACE रिसेप्टर में इसके 10 म्यूटेशंस होते हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर बनाते हैं। ये वायरस तेजी से संक्रमण फैला सकता है और गंभीर बीमारी पैदा भी कर सकता है। क्या वैक्सीन इस पर कारगर है? जिन्होंने 1 डोज लगवाए वो कितने सुरक्षित हैं? वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को भी ये वायरस संक्रमित कर चुका है। दरअसल वैक्सीन इससे बचाने में कारगर भी है, इसलिए जिन्होंने 1 डोज लगवाया है उन्हें तुरंत दूसरा डोज लगवाना चाहिए ताकि वे ज्यादा सुरक्षित हो सके। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका सभी को स्पाइक प्रोटीन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत की कोवैक्सीन भी बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उन्हें 100% सुरक्षा मिल चुकी है। ये वेरिएंट सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट कर रहा है? अभी तक इस बारे में कोई डाटा सामने नहीं आया है, लेकिन ये बहुत ही कम समय में 15 देशों में फैल चुका है। हमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये जंगल में आग की तरह फैल रहा हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिम्प्टोमेटिक और वैक्सीन लगवा चुके मरीजों में भी देखा जा रहा है। इसलिए हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। कप्स, कॉन्स्टिपेशन। सर पेट साफ नहीं हुआ? हाँ भाई हाँ। सबको एक साथ कैसे पता चल गया? अरे भाई, कब्ज का असर चेहरे पे साफ दिखता है। ये लो कायम चूर्ण, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात में, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। जिस देश की मैया गंगा है, वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyamev Jayate 2. चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। दुनिया की लगभग सभी बड़ी कंपनियों में भारतीय उच्च पदों पर बैठे हैं और अब दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के सीईओ पद पर भी भारत के पराग अग्रवाल ने जगह बना ली है। इससे पहले अब तक कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर थे। 37 साल के पराग ने 10 साल पहले कंपनी ज्वाइन की थी। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में सुंदर पिचाई, एडोब में शांतनु नारायण, IBM में अरविंद कृष्णा, VMware में रघुराम के बाद अब ट्विटर में पराग अग्रवाल सीईओ बने हैं। पराग ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की, स्टैनफोर्ड से डॉक्टरेट। IIT बॉम्बे से पढ़ाई करने वाले पराग अग्रवाल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी कर चुके हैं। ट्विटर ने 2018 में उन्हें एडम मैसेंजर की जगह चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया था। ट्विटर से पहले पराग माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च और याहू के साथ काम भी कर चुके हैं। टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ बने। 37 साल के पराग अग्रवाल अब दुनिया के टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ बन गए हैं। ट्विटर ने उनकी डेट ऑफ बर्थ जाहिर नहीं की है, लेकिन ये जरूर बताया है कि उनका जन्म 1984 में हुआ था। उनका जन्म फेसबुक के सीईओ यानी मार्क जकरबर्ग के जन्मदिन यानी 14 मई के बाद ही आता है। जैक ने ट्विटर स्टाफ के नाम लिखी आखिरी चिट्ठी। ट्विटर फाउंडर जैक डोर्सी ने ट्विटर स्टाफ को लिखी अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा कि मैंने ट्विटर छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अब कंपनी अपने फाउंडर से अलग होने को तैयार है। ट्विटर सीईओ के तौर पर पराग अग्रवाल पर मेरा भरोसा बहुत गहरा है। पिछले 10 साल में उनका काम बदलाव लाने वाला रहा है। वो अपनी स्किल, दिल और आत्मा से काम करते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। अब ट्विटर को लीड करने का उनका समय है। पराग अग्रवाल के सीईओ बनने के बाद उन्हें दुनिया भर से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। स्ट्राइप कंपनी के सीईओ और को फाउंडर पैट्रिक कोलिसन ने ट्विटर पर एलन मस्क ने रिप्लाई करते हुए ये लिखा कि भारतीय टैलेंट से अमेरिका को काफी फायदा हुआ है। पैट्रिक कोलिसन ने पराग अग्रवाल को बधाई देते हुए ये लिखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, IBM, पालो ऑल्टो नेटवर्क्स और अब ट्विटर के सीईओ भारत में ही पले बड़े हैं। टेक की दुनिया में भारतीयों की आश्चर्यजनक सफलता को देखकर खुशी होती है। बधाई हो पराग। वहीं सिंगर श्रेया घोषाल ने भी पराग अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बधाई पराग, तुम पर गर्व है। हमारे लिए ये एक बड़ा दिन है। इस खबर का जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। – 2017 में पहली बार इंदौर को जब स्वच्छता में अव्वल आने का पुरस्कार मिला तो शहर वासियों में खुशी का भाव था, लेकिन कई लोग उसे तुक्का मानकर भी चल रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंदौरियों का मिजाज बदलना इतना आसान नहीं होता। धारणा ये थी कि एक बार पुरस्कार मिल गया, बस अब चीजें और लोगों का रवैया धीरे धीरे उसी पुराने ढर्रे पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदौर वासियों के सहयोग से इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। रिपोर्ट देखिए। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर इंदौर। केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के परिणामों की घोषणा की गई। बता दें कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल फॉर्मूले पर आधारित है। उन्होंने बताया कि शहर से बड़ी कचरा पेटियां 6 साल पहले ही हटा दी गई थी और IMC की गली मोहल्लों में लगातार चलने वाली करीब 700 गाड़ियों की मदद से लगभग हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग जमा किया जाता है।
अधिकारियों ने बताया कि इस्तेमाल किए गए डायपर और सैनिटरी नैपकिन जैसे जैव अपशिष्टों समेत 6 तरह के कचरे को अलग अलग जमा करने के लिए इन गाड़ियों में विशेष कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। मोटे अनुमान के मुताबिक कोई 35 लाख की आबादी वाले इंदौर में हर रोज तकरीबन 1200 टन कचरे का अलग अलग तरीकों से सुरक्षित निपटारा किया जाता है, जिसमें 600 टन गीला कचरा और 600 टन सूखा कचरा शामिल है। जानकारी के मुताबिक आईएमसी की गाड़ियों द्वारा शहर में सूखे कचरे के संग्रहण की मात्रा दिनों दिन कम हो रही है, क्योंकि जीरो वेस्ट वार्ड बनाकर आम नागरिकों को घरेलू स्तर पर इसके सुरक्षित निपटान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 8500 सफाई कर्मी 3 पालियों में सुबह 6 बजे से तड़के 4 बजे तक लगातार काम करते हुए शहर को चकाचक रखते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के साल 2017, 2018, 2019 और 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षणों के दौरान इंदौर देश भर में अव्वल रहा था। साल 2021 के सर्वेक्षण में ये खिताब कायम रखने के लिए आईएमसी ने इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच का नारा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी इंदौर को साफ रखने में अहम भूमिका रही। जब इंदौर को 5वीं बार स्वच्छ शहर का तमगा मिला तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताते हुए इंदौर की जनता को प्रणाम किया। वहीं इंदौर से सांसद शंकर लालवानी ने भी सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों और साथ ही इंदौर की निगम आयुक्त के कामों की सराहना की है। वहीं इंदौर के विधायक का भी अहम योगदान रहा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनने की दिशा में इंदौर के सफर की शुरुआत साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने के कुछ महीने बाद हुआ। शहर के तत्कालीन नगर आयुक्त मनीष सिंघल ने इंदौर को पटरी पर लाने के लिए इसे एक चुनौती के रूप में लिया। बता दें कि पहली बार गाड़ियां खरीदने और ट्रांसफर स्टेशन बनाने के कारण कचरा प्रबंधन पर 160 करोड़ खर्च करने पड़े थे। अब ये खर्च सालाना 50 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल 90% कचरा प्रबंधन शुल्क वसूला, जो 45 करोड़ था। गीले कचरे की गुणवत्ता 95% है। इंदौर कचरे से अभी 20 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। इसमें कार्बन क्रेडिट, सीएनजी, कंपोस्ट खाद, सीएनडी वेस्ट और सूखे कचरे से हो रही आमदनी शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तेजी के साथ इंदौर कचरा प्रबंधन पर काम कर रहा है, आने वाले 3 साल में ही कचरे से हमारी कमाई 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। बता दें कि साल 2016 में इस कदम की शुरुआत पर सिर्फ 73 प्रमुख शहरों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। इस साल के सर्वेक्षण की सफलता इस बार नागरिकों से मिले फीडबैक की संख्या के आधार पर आंकी जाती है। इस बार 5 करोड़ से अधिक फीडबैक आए। ये संख्या पिछले साल 1 करोड़ 87 लाख थी। मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में कहा कि जमीनी स्तर पर राज्यों और शहरों के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। उसने कहा, मिसाल के तौर पर 6 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने जमीनी स्तर पर अपने प्रदर्शन में 5 से 25% तक सुधार किया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी।
कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियाँ, हर घर जल। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए।